हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन का बुक, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर संकलन है। इसमें दोस्तों हम लोग आज साइंस देखेंगे, साइंस में केमिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिस्ट्री देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स भी देख लिए है, कंप्यूटर साइंस भी देख लिया। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री देखेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। यूथ पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, 2024 का बुक है, जो लेटेस्ट बुक है। और रेलवे संबंधी कोई भी एग्जाम है उसके लिए रामबाण है दोस्तों। रेलवे संबंधी एग्जामों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बुक है। बुक का भाग 2 है दोस्तों, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। चलिए बड़ा होगा। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10वां टॉपिक है। इसमें धातु, अधातु, उपधातु, इसका चर्चा करना है। देखिए, धातु कह रहा है, ऑब्जेक्टिव 1 कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है। देखिए दोस्तों, ना तो धातु है ना अधातु है, क्या है? उपधातु है। तो कौन सा तत्व उपधातु है? तो इसका जो जर्मेनियम है दोस्तों, कौन सा? जर्मेनियम धातु उपधातु है। बाकी एसएन को क्या बोलते हैं हम लोग? तीन बोलते हैं। ये क्या है? धातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। पीवी सीसा क्या है? धातु है। तो जर्मेनियम क्या है? एक प्रकार का उपधातु है जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है, निम्न में से अर्ध अधातुओं की सही युग में चयन कीजिए। अर्ध अधातु, अर्ध धातु मतलब कहने का मतलब दोस्तों उपधातु। क्या कहने का मतलब? उपधातु। अर्ध धातु कहने का मतलब उपधातु का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन में नहीं बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में आया है, रेलवे एनटीपीसी में आया है, रेलवे जेई में आया है। कोई आप रिमार्क में देखते जाइए कि क्वेश्चन किस में आया है, नहीं आया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट है। तो कौन उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। इसको देखिए दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्ध अधातु है, कहने का मतलब उपधातु है। इन्हें अर्धचालक, सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इनमें धातुएं एवं अधातुएं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो सुचालक एवं कुचालक दोनों गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनाइड। ये सब क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण तो क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मथ, एंटीमनी, सेलेनियम, आयरन। तो जो एंटीमनी जो है दोस्तों, वो क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। देखिए पहले नंबर दोस्तों, आप पहले जितना भी उपधातु है उपधातुओं की संख्या देख लीजिए। तो उपधातु के कुल संख्या 7। पहला बोरॉन, कौन सा? तो पहला कह देंगे बोरॉन, दूसरा कह देंगे सिलिकॉन, तीसरा कह देंगे जर्मेनियम, पांचवा कह देंगे आर्सेनिक, छठा कह देंगे एंटीमनी। क्या हो गया? 1 2 3 4 5। छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? टेलेनियम, टेलेनियम। और सातवां और लास्ट क्या होगा? पोलोनियम। ये सब क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। 7 उपधातु हैं, सातों का नाम बता दिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम। 7 उपधातु हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, कह रहा है कौन सा तत्व ना तो धातु और ना ही उपधातु है? सातों को है ही है। तो जर्मेनियम जो है ना धातु है ना उपधातु है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अधातुओं के संबंध दोस्तों, अधातु क्या होते हैं? तो अधातु जो होते हैं प्राकृतिक में विद्युत के क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाते हैं। क्या हो था? अधातु होगा। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 139 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? 7 धातुओं में से नहीं रहेगा तो उपधातु नहीं रहेगा।
सिलिकॉन उपधातु, एंटीमनी उपधातु, आर्सेनिक उपधातु, सेलेनियम, सेलेनियम एक प्रकार के धातु नहीं है। सेलेनियम क्या है? एक प्रकार का धातु है दोस्तों। क्या है सेलेनियम? तो कहेंगे धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? क्यों धातु नहीं है दोस्तों? कौन धातु नहीं है? तो आप कहेंगे सर सिलिकॉन जो है वो धातु नहीं है, वो क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि धातु प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होता है। धातु क्या होता है प्राकृतिक में? वैद्युत धनात्मक होती है। धातु कैसे होती है प्राकृतिक में? वैद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन सही व्याख्या करता है? कौन सा ऐसा कथन है जो सही व्याख्या करता है? तो धातु क्या होता है? धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, धातु धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सही है? डी सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि डॉट 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 प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। जो धातु होता है दोस्तों, धातुओं विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कह रहा है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है? तो उसको तन्यता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? तन्यता कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, सोना का सबसे ज्यादा तन्यता होता है। किसका? सोना का, एयू का। एयू मतलब औरम। सोना का सबसे ज्यादा तन्यता होता है धातु में। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक जब भी पॉजिटिव होगा तो धातु होगा, ऑप्शन ए सही। विद्युत ऋणात्मक कौन होगा दोस्तों? तो नेगेटिव होगा तो आधातु होगा। क्या होगा? आधातु होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कह रहा है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसका पथ का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो वक्राकार होता है। कैसा होता है? वक्राकार होता है, क्योंकि किसी भी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणुिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है? वक्र। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होता है? कौन सा गुण है दोस्तों? वो गुण है आघात वर्धनीयता। जो दोस्तों जिसमें मेलेबिलिटी ज्यादा होता है वो चादर की तरह बनता है दोस्तों। जिसमें तन्यता ज्यादा रहता है वो वायर बनता है। ऑप्शन इसका ए सही है। ये सही है, यानी कि पत्थर बनने के लिए कौन सा? हाथ बदनीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कह रहा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या बोलते हैं? तो हम तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तन्यता बोलते हैं। 1 ग्राम सोना अगर जो रहेगा दोस्तों, 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, 2000 मीटर हम इसको क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, 1 ग्राम सोना। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, इसलिए सोना का सबसे ज्यादा तन्यता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, कह रहा है कि धातुओं की पतली चादरें के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें होती है? तो आघात वर्धनीयता में होती है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? यानी कि वे तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, एकदम सही है। वे ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कि इन गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, ये भी सही है। वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, गलत बात। तो विद्युत धनात्मक होते हैं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, कह रहा है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होता है, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में या मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में या कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो मुक्त स्थिति में धातु होता है दोस्तों, ऑप्शन इसका ई सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 151, कह रहा है निम्न में से क्या अधातुओं का गुण नहीं? कौन जो है दोस्तों अधातु का गुण नहीं है?
केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ये क्या है, धातु का गुण नहीं है। बाकी सब क्या है, धातु का गुण है, घातवर्धनीय भी गुण है, उष्मा और विद्युत का सुचालक भी गुण है। क्या कह रहा है कि कौन विद्युत का भौतिक गुण नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में रहता है, क्या है, भौतिक गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में अधातु पाया जाता है। कार्बन ठोस में पाया जाएगा, ठीक है, और गैस क्या, और क्या गैस पाए जाएंगे, द्रव में। देखिए अब हम इस तत्वों के दोस्तों अभी तक अधातु कितने तत्व ज्ञात हुए हैं, तो मात्र 27 तत्व अधातु ज्ञात हुए। कितने तत्व, अधातुओं की संख्या 27। अगर जो उपधातुओं की संख्या हम आपसे पूछ दें कि कितना है, अभी बताए हैं आपको कि उपधातुओं की संख्या 7, अधातुओं की संख्या 27, उपधातुओं की संख्या 7, ठीक है। 27 में से दोस्तों 11 को तो गैस है, ठीक है, और 15 को ठोस है और 1 को द्रव है। 11 को गैस, 15 को ठोस और 1 को द्रव, कुल मिला के क्या को 27 को। 11 को गैस, 15 को ठोस और 1 को द्रव, क्या हो गया 27 को। इसमें क्या को धातु, क्या को 7। आगे चलिए धातु ही बताएंगे, क्या को धातु ऐसे। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, कह रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, एकदम सही बात। सभी धातु तरल में और मुलायम होते हैं, गलत बात है। सभी धातु तरल और मुलायम नहीं होता है, धातु कड़ा भी होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है। देखिए दोस्तों, लचीला कहने का मतलब मुलायम है। सोना जो है दोस्तों सबसे नम्य, इसमें मतलब कि इसमें सोना जो है, सोना, यह चांदी, यह सोडियम, यह जिंक, इस सब में सोना मुलायम है, यानी कि सोना जो है नम्य और मुलायम है। इसको ठोस करने के लिए दोस्तों इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है इसको कड़ा करने के लिए, ठीक है। लचीली धातुओं का क्रम क्या है, पहले सब सोना है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद टीन है, उसके बाद शीशा है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद लोहा है, यानी कि सबसे हार्ड कौन है, लोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कह रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो इसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों हम उसको मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। शुद्ध रूप से लोहा समर्थ कम होता है, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों, उसका जो कैपेसिटी होता है लोड सहने का, शुद्ध रूप के लोहा में बहुत कम होता है। अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाए, ठीक है। लोहे तथा कार्बन का क्या होता है, मिश्र धातु होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा हो जाता है 1.5%। अगर जो कार्बन आपके पास 1.5% डाल दिया किसी लोहा में, तो उस लोहा को हम इस्पात कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इस्पात कहेंगे। इस्पात में कितना होता है, 1.5% कार्बन होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, कह रहा है सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सा है। एकदम आंख मूंद के मारिए, सोनमा है। कौन सा है, सोना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, कह रहा है कि मैलिएबल गुण से क्या होता है। मैलिएबल गुण को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, गैर धातु को, धातु को, गैस को। तो मैलिएबल दोस्तों धातु को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, धातु को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोना पाया जाता है द्रव अवस्था में, चांदी, गैलियम, जर्मेनियम कौन पाया जाता है, तो गैलियम दोस्तों। गैलियम एक क्या है, धातु है। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक क्या है, Ga। यह प्राकृतिक में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होता है। कैसा होता है, यह सफेद होता है चांदी जैसा, और मुलायम होता है दोस्तों। कैसा होता है, मुलायम होता है और सफेद होता है।
ठीक है, मुलायम और सफेद तो मान लिए कि मुलायम होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। क्या समान तापमान में तरल अवस्था में होता है? कैसा होता है समान तापमान में? तरल होता है, यानी कि ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होता है? सतह क्या होगा? चमकदार होगा। तो क्या कहेंगे उसको? धात्विक चमक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो धात्विक चमक कहेंगे। ऑप्शन इसका डी सही, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 क्या रहा है दोस्तों? धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है क्योंकि, क्यों होता है? क्योंकि परमाणु अनिष्ट समूह बनाती है, धातु चमक सकती है, धातु क्या है दोस्तों? धातु क्या हो सकता है दोस्तों? धातु, धातु चमक सकती है, चमक सकती है। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे से फिसल जाती है। ऑप्शन इसका सी सही है। धातु आघात वर्धनीय क्यों होता है? क्योंकि धातु के परमाणुओं के परतें एक दूसरे से क्या हो जाती है? फिसल सकती है। इसलिए क्या होता है? इसे हम चादर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चादर बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि धातु मेलिएबल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा दिया जाता है, चपटा किया जा सकता है, उसे आघात वर्धनीय कहा जा सकता है। इनमें से कौन सा एक आघात वर्धनीय उदाहरण नहीं है? कौन सा एक आघात वर्धनीय का उदाहरण नहीं है? तो इंडियन पन्नी, ये क्या है? आघात वर्धनीय का उदाहरण नहीं है। बाकी लिथियम फॉइल आघात वर्धनीय से किया जाता है। चांदी फॉइल का आप इस्तेमाल देखे होंगे, स्वीट्स में देखे होंगे, मिठाई में देखे होंगे, मीठा चीज में आपका चमकीला लगा होता है तो चांदी फॉइल होता है दोस्तों। स्वर्ण पत्र ये भी क्या है? आघात वर्धनीय है, लेकिन ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है? बेसिक होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड रहेगा तो बेसिक होगा दोस्तों, यानी कि क्षारीय होगा। आमतौर पर कैसा होता है? क्षारीय होता है धातुओं का ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, कह रहा है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है। कौन सा एक ऐसा धातु है जो कक्षीय ताप पर क्या होता है? तरल होता है? मात्र एक धातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन कक्षीय ताप पर क्या होता है? तरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना था? अधातु कितना संख्या था? 27। 11 गो गैस और 15 गो ठोस और 1 गो द्रव, तो ही द्रव है ब्रोमीनमा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 164 कह रहा है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है कौन सा है? ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन इसका ए वाला इसका ऑप्शन सही है। कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक क्या है? एक लिक्विड है, तरल है, तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु है। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है? तो कहेंगे सर कि ब्रोमीन है। ग्रुप डी में छियाइन के लिए है, पूछ पूछ के इसको, ग्रुप डी में इसको पूछ पूछ के छियाइन के लिए। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु उपयुक्त होता है? देखिए दोस्तों, जब सोलर ऊर्जा बनता है, सोलर पैनल बनता है, उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? मात्र सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ऑप्शन इसका बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड के प्रकृति में क्या पाया जाता है? अगर जो धातु रहेगा तो बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस बनेगा। उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। लेकिन अधातु रहेगा दोस्तों, एसिड बनेगा। उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 169 कह रहा है जिन तत्वों में
धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो उपधातु आपको पता है 7 उपधातु हैं। जर्मेनियम एक प्रकार का क्या है? उपधातु। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में करते हैं? तो हम सिलिकॉन के तो करते ही करते हैं, सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो हम गैलियम और आर्सेनिक का करते हैं। किसका करते हैं? गैलियम और आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक के रूप में गैलियम और आर्सेनिक का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सीसा धातु है, ब्रोमीन अधातु है, सोना धातु है, सिलिकॉन उपधातु। ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 172 कह रहा है दोस्तों वैद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। कौन बनाता है ऋणावेशित? ग्रहण कौन करता है? इस चोटवा करेगा अधातु। लेकिन वैद्युत धनात्मक कौन बनेगा? धातु बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। जो त्याग करेगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिव बनेगा, ऋणी बनेगा, ऋणी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 173 दोस्तों अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं? अधातुओं के गुणधर्मों के रूप में कौन सा गुणधर्म सत्य नहीं है? चालक एकदम सत्य नहीं है, भंगुर एकदम सत्य है, हल्के पदार्थ ये भी सत्य है, मंद एवं द्वितीय स्फीत ये भी सत्य है। लेकिन इसका ऑप्शन ये जो है सत्य नहीं है, चालक नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद में ग्रेफाइटवा जो है दोस्तों धातुआ के वो हो जाता है विद्युत का सुचालक, लेकिन उष्मा का हो जाता है कुचालक। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइटवा जो ऐसे क्या रहेगा? धातुओं की तुलना में प्राय ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य क्या है? विद्युत तथा उष्मा के कुचालक। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? तो कौन उपधातु का गुणधर्म है? धनवत्य, अर्धचालक। धातु का गुणधर्म क्या है? अघात वर्धनीय तन। तो अर्धचालक जो है दोस्तों उपधातु का गुणधर्म है, आधा चालक आधा अचालक, सुचालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, कह रहा धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंतित होते हैं। कौन सा होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ढीले कौन सा होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं क्या है? धनायन होते हैं। नहीं, अधातुएं क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। इसका सही। चलिए अब आ गया 11th टॉपिक, धातु अधातु धातु खत्म। 11th टॉपिक आ गया। 11th टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मिश्र धातु के अलग करने का प्रमुख विधियां देखेंगे, जिसमें हम मिला देंगे, क्या मिला देंगे? उसमें मिला देंगे बर्फ, बालू, चीनी, सबके मिश्रण करके उसको अलग अलग कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑसवर्ड विधि, हैबर विधि, इस सब के बारे में चर्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उध्रपातन कर सकता है? इसमें उध्रपातन कर सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड जो है दोस्तों ये क्या होता है? उध्रपातन कर सकता है। उध्रपातन कहने का मतलब दोस्तों ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? उध्रपातन कहलाता है। तो अमोनिया क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेप्थॉन, एंथ्रासीन उध्रपातन प्रक्रिया कर सकते हैं। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है दोस्तों, उसको हम भी क्या कहते हैं? हम लोग वो भी उध्रपातन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उध्रपातन नहीं कर सकता है? तो जो बर्फ है वो उध्रपातन नहीं करेगा। वो बर्फ से क्या बनेगा? वो द्रव बनेगा। क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो ये
उदरपातन नहीं करेगा। लेकिन नेफ्थलीन उदरपातन करेगा, अमोनियम क्लोराइड उदरपातन करेगा, कपूर भी क्या करेगा, उदरपातन करेगा। देखिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन। अब कैंसर के उदरपातन का मतलब क्या होता है? उदरपातन का मतलब होता है दोस्तों कोई भी वस्तु सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, बिना द्रव में बदले क्या हो जाए, गैस में बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, उदरपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदरपातन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि जल को पांकिल जल से अलग करेगा? जिस जल में दोस्तों क्या है, कचरा है, ठीक है, उस जल को पांकिल जल से अलग कौन करेगा? उसको जो अलग करेगा वो कौन करेगा, आप बताइए। पृथक्करण करेगा, कंपीय करेगा, आसवन करेगा, निस्यंदन करेगा? निस्यंदन करेगा दोस्तों। निस्यंदन में क्या होगा कि जल को हम स्थिर छोड़ देंगे और जल में जितना भी कचरा है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। देखिए कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर एक निश्चित आकार के से अधिक कण को क्या कर देता है, नहीं गुजरने देता है। यह प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं विपरीत परासरण। क्या बोलते हैं उसको, विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है दोस्तों रिवर्स परासरण। रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जल के शुद्ध बनाने हेतु। देखिए इसको रिवर्स परासरण कह दीजिए या विपरीत परासरण कह दीजिए, दोनों क्या है, सेम है। इसमें क्या होता है, रिवर्स परासरण में समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक, पानी के अणुओं के अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्यानता में है कि परासरण यानी कि ओस्मोसिस विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं। क्या इसका क्या कहते हैं, विपरीत परासरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 182 क्या रहा है कि विलवीकरण या इसको बोलेंगे डिसालिनेशन। क्या बोलेंगे, डिसालिनेशन क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। तो क्या बोलेंगे, डिसालिनेशन बोलेंगे। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183 क्या रहा है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद्युत विघटन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो उसको विद्युत विघटन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जल को H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 184 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदरपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट कपूर है उदरपातक पदार्थ, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन सोडियम सल्फेट क्या है, उदरपातक पदार्थ नहीं। ऑप्शन इसका एक। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उदरपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है उदरपातन, नेफ्थलीन का किया जा सकता है, कपूर का किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो हम उदरपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उदरपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 187 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो एक किया जाता है तेल और पानी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल से किया जाता है? तो तेल और पानी को अलग किया जाता है दोस्तों। जो तेल और पानी का मिश्रण हो गया तो उसको कीपो और पानी से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, कह रहा है कि समुद्र के पानी अलवणीकरण के
लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक, यानी कि आसवन विधि है दोस्तों। क्या है आसवन विधि? अब देखिए आसवन विधि में करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, समुद्र के पानी का लवणीकरण या डिसालिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक आसवन है। आसवन पृथक्करण के भौतिक विधि है। क्या है आसवन? पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनाने की परिघटना क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए जल्दी, 189 क्या रहा है? 189 क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों? उदरपातन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? तो उदरपातन का प्रयोग करेंगे, सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे। अमोनियम क्लोराइड और सामान्य नमक NaCl सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए सब्लिमेशन उदरपातन का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। इस क्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है, यानी कि इसको उदरपातन में करेंगे। अगला टॉपिक आ गया टॉपिक नंबर 12, पदार्थ का अवस्था, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ